नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। दी अदर साइड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से एक नए प्रोफेशन की एक बैकग्राउंड स्टोरी लेके आए हैं। हमारे साथ हैं श्री रत्नाकर उपाध्याय जी। सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे साथ यहाँ पे आए। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर प्रोफाइल। रत्नाकर उपाध्याय, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिलायंस रिटेल लिमिटेड मुंबई। मैं रिलायंस रिटेल में 2006 से टिल नाउ असिस्टेंट जनरल मैनेजर शुगर साल्ट जैगरी एज ए कैटेगरी मैनेजर कार्यरत हूँ। सर, ये एफएमसीजी में आता है या रिटेल में आता है, हमें बताएंगे? रिटेल मीन्स सारे प्रोडक्ट को मिला करके रिटेल होता है। ओके। रिटेल कोई स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को बेचने को नहीं बोलते हैं। रिटेलिंग इज व्हाट टू सेल द प्रोडक्ट टू अल्टीमेट कस्टमर, कंज्यूमर इज रिटेलिंग। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सारा प्रोडक्ट जो हम अपने पास से दूसरे को बेचते हैं वो सारा इंक्लूड होता है रिटेल में। सो इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, फूड, नॉन फूड, स्टेशनरी, हर एचपीसी। चीज में आ जाता है। हाँ, फूड, नॉन फूड, एचपीसी, स्टेपल्स, एफएनबी, डेयरी, इवन दो ज्वेल्स, फूड प्रिंट, एवरीथिंग जिसको हम बेचते हैं। एक्चुअली इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो दुकानदारी है। ओके सर, अभी आपने हमें बताया कि आप रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल टू टेकिंग नेम्स। ओके, तो रिलायंस के छोटे छोटे जियो मार्ट है, रिलायंस मार्ट है, अलग अलग छोटे छोटे आउटलेट्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के। तो उसमें मुझे मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स या फिर आप जो रिटेलिंग कर रहे हैं वो किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, क्या उसके शेयर्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं? अब बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन मार्केट आज के ट्रेड में क्या चल रहा है। आप कह सकते हैं क्योंकि काम रिलायंस बिजनेस, के ही दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। हाँ, तो इस सेगमेंट एक कंपनी का दो अलग हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कंपनी जिसके पास ऑफलाइन रिटेलिंग नहीं है वो भी ऑनलाइन बिजनेस में है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये लोग भी हैं। इनका खुद का रिटेल बिजनेस नहीं है, ये भी दूसरे के प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करते हैं या थर्ड पार्टी के थ्रू इसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं, और वो भी रिटेलिंग बिजनेस में ही आता है। और उसको ई काम रिटेलिंग बोलते हैं। और फिजिकली किसी स्टोर पे जाकर के, किसी दुकान पे जाकर के सामान खरीदना, वो ऑफलाइन बिजनेस है। सो इसमें अब मुझे जानना है सेल्स एंड मार्केटिंग का कितना इम्पैक्ट होता है इसके लीड्स पे या फिर इसके ग्रोथ पे? एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज के डेट में रिटेल इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में टोटल रिटेल का हार्डली 5 से 6% है। ओके। 5 से 6% जो रिटेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उसमें अभी ऑनलाइन जो प्रपोर्शन है दैट इज हार्डली 10%। तो 90% आज भी रिटेलिंग ऑफलाइन शॉप के थ्रू कस्टमर करना प्रेफर करते हैं। ओके अब यहाँ पर यह है कि 10% रिटेलिंग या 6% ओवरऑल रिटेलिंग क्या है हमारे इंडिया में क्या है। अगर बेसिकली आप लोग देखते होंगे, अगर पेरेंट्स, सपोज आपके पेरेंट्स मुंबई में है, पैसा है, तो वो फ्लैट लेने से पहले नीचे एक दुकान देखते हैं। अगर लड़का कुछ नहीं करेगा तो उसको परचून की दुकान खोल देंगे। करेक्ट। तो जितने भी परचून की दुकान ऑल ओवर इंडिया है वो सारे रिटेल में है। डिफरेंस इज ओनली कि वो ऑर्गेनाइज है, और ये जो हम कॉमन हम देखते हैं वो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है। ओके, अभी सर मुझे एक चीज़ ये जानना है जो मुझे शुरुआत में पूछना चाहिए था। इसमें आपने इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आपका, आप कैसे इसमें आए इस फील्ड में, हाउ डिड यू स्टार्टेड? एक्चुअली ये एक्सीडेंटली मैं इसमें इंटर हुआ। मेरा फील्ड तो सर्वे लाइन का था, और सर्वे लाइन से मैं क्वालिटी में था। क्वालिटी से रिलायंस रिटेल जब ओपन होना था तो मैं एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट हुआ था। बट मेरा क्वालिफिकेशन साइंटिफिक नहीं था, इसलिए मुझे धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया गया। मैं सप्लाई चेन में गया। रिटेल में कैटेगरी मैनेज करने के लिए आपको जितने भी उसके सेगमेंट्स हैं सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पहले मैं 1 साल रिटेल में था, क्वालिटी में था, फिर सप्लाई चेन में था, फिर मार्केटिंग में था, अब मैं कैटेगरी हेड हूँ। तो ये सारे सेगमेंट जो है वो कैटेगरी मैनेजर को आना चाहिए। सर, इसमें अभी एक और इम्पैक्टफुल चीज़ है आपकी ये कि यू सेड यू आर इन विद रिलायंस सिंस 2006, सो करीबन 19 साल हो गए। तो बीइंग इन सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड 19 साल एक कंपनी में बिताना इज अ बिग थिंग। इस पे आपका क्या अप्रोच था एंड क्या थॉट प्रोसेस था एंड हाउ सेटिस्फाइड वर यू दैट यू बिलोंग टू सेम कंपनी सिंस 19 इयर्स? देखिए क्या है कि रिटेल इंडस्ट्री में आना एक्सीडेंटल, जैसे मैंने बोला बताया आपको, इसके बारे में ABCD किसी को कुछ नहीं पता था। हम लोगों को सिंपली यही जानकारी थी
हमको तो सामान बेचना है। सामान बेचने के लिए पहली बात तो ये है कि आज से 8 से 10 साल पहले ये एक परसेप्शन था, बोला जाता था कि नो इंटेलिजेंसी नीडेड फॉर रिटेलिंग। रिटेलिंग के लिए जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि घर के बच्चे जो नहीं पढ़ते लिखते थे उसके लिए बाप पहले ही गाला ले लेता था, उसको हम दुकान खरीद के दे देंगे। करेक्ट। तो वो अनपढ़ बच्चों के लिए था जो कि नहीं पढ़े लिखे रहते थे, ये पहले का परसेप्शन था। लेकिन अभी आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो जनरल ट्रेड है, इसको जीटी बोलते हैं। ओके। जनरल ट्रेड, जो कि किराने की दुकानें हम इधर उधर देखते हैं, बेसिक। ये धीरे धीरे फ्लॉप होता जा रहा है या पिछड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अब इंटेलिजेंस घुस गया है। तो वो अभी क्या है कि 10% सक्सेस रेशियो है, अभी 5 से 6% ग्रोथ है रिटेल इंडस्ट्री का। अभी भी जीटी जो है आपका अप्रॉक्स 90% है। सर अभी सेल्स मार्केटिंग आता है तो ऑफकोर्स वेंडर मैनेजमेंट आता है उसके साथ साथ, और थर्ड पार्टी से रिलेटेड रिसोर्सेज भी लिए जाते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज योर वेंडर्स एंड योर थर्ड पार्टी पार्टनर्स? रिटेल में बेसिक चीज़ क्या है कि कोई भी रिटेलर उसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, दूसरे के दूसरे के प्रोडक्ट को बेचना ही एक्चुअली रिटेलिंग है। ओके। तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या है, रिटेल हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हमारे लिए 5 चीज़ होना चाहिए। प्रोडक्ट पहला, पीपल, हम किसके लिए क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, और कंज्यूमर दैट इज के पीपल। प्लानिंग, हमारा प्लानिंग क्या है, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको एक्स प्रोडक्ट वाई को बेचना है। पहले तो हमने कस्टमर सेलेक्ट किया वाई को बेचना है, फिर मैंने सेलेक्ट किया कि हमको एक्स प्रोडक्ट को बेचना है। ओके। फिर मैं उसको करता हूँ प्लानिंग हो गया, स्ट्रैटेजी। फिर हाँ प्लानिंग, फिर आता है प्राइसिंग। हम ये पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा क्या प्राइस होगा, एक हमारा वाई वाला किस प्राइस पर मेरे प्रोडक्ट को लेगा। फिर आता है प्रमोशन। तो ये जो आपका सप्लाई चेन, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सारा रिटेल, ये सारे का इंक्लूड करके ही रिटेल इंडस्ट्री है। ओके। अभी सर मुझे अब ये जानना है, यू सेड प्लानिंग और प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग हमारे आपके कंपटीटर से इम्पैक्ट होती है, या फिर मार्केट की नीड के हिसाब से इम्पैक्ट होती है, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी? सबसे ज़्यादा मेजर रोल उस पर किसका होता है? पहली तो बात यह है कि कंपटीशन कंपलसरी है, मोनोपॉलिस्टिक मार्केट नहीं होना चाहिए। मार्केट ऑलवेज शुड बी कम्पिटिटिव। कंपटीशन होने से क्या है कि हमें बेटर निगोशिएट और सोर्सिंग करने की एबिलिटी फील होती है कि हमको यार कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में अगर ये बेच रहा है तो हमको भी सेम लाइन पर अगर बेचना है तो हम 11 रुपीज़ में नहीं बेच सकते। तो हमारा पहला फ्रंट एंड फिक्स है कि हमको 10 रुपये में बेचना है। अब वो 10 रुपये में हो सकता है कोई 2 रुपये मार्जिन कमा रहा है, कोई 10 पैसा कमा रहा है। करेक्ट। वो उसके निगोशिएशन स्किल पर है कि 10 रुपये बेचने के लिए वो कितने में बैक डोर से सोर्सिंग करता है। बट एक तो मिनिमम प्राइस एक सेट हुआ होगा ऑलरेडी उसका। हाँ, तो एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रोडक्ट का फीचर होता है। फीचर मीन्स जैसे स्टेपल है, स्टेपल मीन्स धन धान्य, हाँ, जिसमें दाल चावल तेल ड्राई फ्रूट्स मसाला जो हम रेगुलर खाने योने में यूज करते हैं, राशन के सामान, हमारे राशन के सामान, वो है स्टेपल्स। स्टेपल का मार्केट माना जाता है कि इसमें मैक्स आपको 5 से 6% मार्जिन आना चाहिए। इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, लेकिन तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपके पास कोई कंपटीशन नहीं हो। जिस दिन बेटर कंपटीशन आ गया, आपको लगेगा, कस्टमर को लगेगा कि यार यही सामान आज से 1 महीना पहले मैं 10 रुपये में खरीद रहा था, अभी एक कंपटीशन आ गया, ये वाला 5 में दे रहा है, तो हमारा पुराना वाला भी बोल रहा है कि मैं भी 5 में दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसके पहले आप जो कस्टमर से गलत कर रहे थे उसके साथ, हाँ, कस्टमर को आप जो है चीट कर रहे थे, तो वो परसेप्शन बनाता है आपको। तो इसलिए आपका वो कस्टमर ऑलरेडी टूट गया है। इसके लिए किसी प्रोडक्ट का फीचर होता है कि किस प्रोडक्ट में कितने % मार्जिन का अपने पास वैक्यूम है, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए है, हमको कितना लेना चाहिए, तो इसके हिसाब से हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। सर अभी मुझे ये बताइए, हाउ फील्ड फोर्स इज इम्पैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेल? क्या फील्ड फोर्स इम्पैक्ट करता है, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा इम्पैक्ट करती है? ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग ये भी एक रिटेल है। इसको आप, ये रिटेल के अंदर आता है, ये रिटेल के बाहर नहीं है। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड, 3 कैटेगरी एक्चुअली है। एक होता है जीटी, जनरल ट्रेड,
एक है मॉडर्न ट्रेड, जैसा आप देखते हैं डीमार्ट है, रिलायंस है, बिग बाजार था, सुपर मार्केट्स वाला सुपर पार्ट। मार्केट वाला पार्ट, आपका पटेल रिटेल है। तीसरा है ई कॉम या ऑफलाइन प्लेटफार्म। ओके। ऑफलाइन प्लेटफार्म जैसे ब्लिंकिट है, स्विगी है, जियो मार्ट है, डी मार्ट रेडी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। ये ऑफलाइन बिजनेस प्लेटफार्म है जो कि रिटेल के एक पार्ट है। ओके। तो आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली बेसिकली ये आप जानना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और जीटी को कितना इफेक्ट कर रहा है। एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये है, जीटी इंडिया में आज भी 90% मार्केट शेयर कैप्चर करता है। अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। अभी आपने देखा होगा कि आज से 1 साल 2 साल पहले किराने की दुकानों पर नॉर्मली क्या होता था, आप गए, बोला आपने कि 10 रुपये का मुझे लौंग दे दो, वो उठा के दे देता था, कोई डिस्प्ले नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी आप जाइए, एक प्लेटफार्म लगता है, साकर 32 रुपये किलो, पाम ऑयल 130 रुपये प्राइस किलो। का एक लगा है हाँ, सेक्शन। क्योंकि उनके दिमाग में ये आ गया कि नहीं, अब हमको इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा अपने आप को सस्टेन करने के लिए, बचाए रखने के लिए। तो जीटी अभी भी इतना इतना बड़ा है इंडिया में कि मॉडर्न ट्रेड ऑफलाइन के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। ओके। अब इस ट्रेड में सीजन्स का, फेस्टिवल्स का कैसे इम्पैक्ट करता है, सब कुछ बताएंगे? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो ऑफलाइन या ऑर्गेनाइज रिटेल ने फेस्टिवल को क्रिएट किया है, रिवाइव किया है। ओके। रिवाइव इन द सेंस मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त 26 जनवरी कोई फेस्टिवल नहीं था। हम लोग सिर्फ झंडा आरोहण करते थे, जलेबी समोसा खा के आ जाते थे। करेक्ट। आज सिटीज में आप देखेंगे 15 अगस्त को या 15 स्वतंत्रता दिवस के मनाने से ज़्यादा लोग वेट करते हैं कि डी मार्ट पर क्या ऐड आ रहा है, बिग बाजार क्या आ रहा है, रिपब्लिक डे से क्या आ रहा है, रिलायंस में क्या आ रहा है। ये मार्केटिंग इवेंट क्रिएट किया हुआ है रिटेल्स द्वारा। महात्मा गांधी जयंती, वोमेंस वेडनेसडे, कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि देखो क्या कस्टमर स्टेगनेंट है। आपके पास 5,000 रुपये का है जो कि महीने का बास्केट बाइंग करना है, करेक्ट, और रिटेलर्स को आपसे 5,000 या 5,000 से ऊपर का खर्च करवाना है। कैसे करवाएंगे? करवाने के लिए ये न्यू आइडिया मार्केटिंग फंडा यूज होता है, और ये नोइंगली किया जाता है। हमें आपके पॉकेट से एडिशनल कितना निकालना है, तो ये बिल प्लान्ड होता है सर। बट इसमें एक और चीज इम्पैक्ट करती है। अब हम बहुत बार देखते हैं कि ठीक है, जो मोबाइल था 10,000 का, वो सीधा सीधा सेल्स में बिक रहा है 5,500 6,000 का। नॉर्मली वो बिक रहा था 9,000 या 10,000 में। जो डिफरेंस आया सीजनल बेसिस पे, जब ऑफर्स आए, सेल्स बढ़ी, सेल्स का एक सीजन आया, फेस्टिवल आया एज आई सेड, तो वो डिफरेंस कैसे कवर हुआ? क्योंकि आपने ठीक है एक्स्ट्रा पॉकेट से पैसे निकलवाया, आपका 2 मोबाइल फोन बिका एक की जगह, बट आपका वैल्यू या फिर मार्जिन भी कम हो गया। सो हाउ डज दैट बैलेंसेस आउट? करेक्ट। क्या है कि बड़े जो रिटेलर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उनके लिए वैल्यू जो है ये सेकेंडरी थिंग है। उनके लिए ये मायने रखता है कि हमारे पास कस्टमर बेस कितना है। ओके। उनका अभी आपने पिछली बार सुना होगा कि दीपावली में फ्लिपकार्ट को 400 करोड़ का नुकसान हुआ, अमेजॉन को 600 करोड़ नुकसान हुआ। अभी जो त्यौहार रेडी सेल था दशहरे का, रिलायंस का ओवरऑल 75,000 करोड़ का लॉस था। ये लॉस नहीं है उनका, ये देखते हैं कि हम इतना एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर बेस कितना आ रहा है। कस्टमर बेस जो है प्रॉफिट का मेजरमेंट है। ओके। इसीलिए जो लो कैपिटल वाले पीपल हैं वो मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले छोटे छोटे बहुत सारे मॉडर्न रिटेल थे, लेकिन वो सब मार्केट से गायब हो गए क्योंकि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है। अकेले एक अपने मुंबई का वेल नोन रिटेलर है, उसको एज ए अपोजिट कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट उसके अगर एक दुकान यहाँ खुला हुआ है तो उसके अगल बगल 5-6 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी जीटी किराना स्टोर नहीं चल पा रहा है। अच्छा, दूसरा आपने जो पूछा सप्लाई चेन कास्ट, इन्होंने क्या किया है, सप्लाई चेन कास्ट को रिड्यूस कर दिया है। अच्छा। एक दूसरा एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, कोक। अगर आपको आज इस दुकान पर, नीचे की दुकान पर 10 रुपये का कोक मिल रहा है, तो कोक वाले का एक आपका ईस्ट कल्याण में एक ऑफिस होगा,
फिर वो होलसेलर को देंगे, रीजनल ऑफिस, होलसेलर वाले छोटे मिड होलसेलर को देंगे। तो कई स्टेप में आते आते इस दुकान पर हमारे पहुंचा। कोक वाले के क्या प्रॉब्लम है, अगर उसको मुंबई में सपोज 1000 करोड़ का उसने कोक दिया, उसके कलेक्शन में उसका ऑपरेशनल कास्ट, एम्प्लॉय कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं एक अच्छे रिटेलर को, मेरा 10 करोड़ जो एक्सपेंस हो रहा है एम्प्लॉय, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट या उगाही का, मैं उसके रिटेलर पास जाऊं, होलसेलर पास जाऊं, यार मैंने तुमको 10 करोड़ दिया था, अब मुझे महीना हो गया, दे दो। ये सबसे अच्छा है किसी एक ऑर्गेनाइज रिटेलर को वो 1 करोड़ पकड़ा देता है। पता चला वो क्या करता है, बाय वन गेट वन। ओके, अब क्या हो गया, बाय वन गेट वन, उस पर्टिकुलर रिटेल से जा करके आपका पान वाला, अगल बगल का दुकान वाला एक कैरेट लेके आता है, उसको 50% कम दाम पे मिलता है, जो कि होलसेलर के चेन के थ्रू आते आते उसके पास 90% कास्ट रहता था। 10 रुपये कोक 9 रुपये में उसको मिलता था, 1 रुपये मिलता था, अभी बचता था। अभी वो डायरेक्ट जाता है आपका रिलायंस स्मार्ट से या डी मार्ट से या कहीं से लेके आ जाता है, उसको उस एक पैकेट कोक पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है कंज्यूमर का, आपका कोक है, पेप्सी है, XYZ या पार्ले बिस्किट है, उसका भी सप्लाई चेन कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, ऑपरेशनल कास्ट रिड्यूस हो गया, और जीटी का और छोटे छोटे रिटेलर का भी मार्जिन बढ़ गया। ठीक है, अब एक तो ये है कि हमेशा लॉस नहीं होता, दूसरा कस्टमर बेस एक्चुअली उनका प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डाला है। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप नीचे वीडियोस देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।